कैसे हैं आप लोग। और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों इस समय हम लोग एक नई मुहिम चलाने वाले हैं जिस पर कि आपकी पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी। कई बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, अनुरोध किया था कि सर सुपर टेट, टेट और सी टेट की तैयारी कराइए आप। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिन पर आप ऐड हो सकते हैं। इन ग्रुप को इन ग्रुप्स में आप शामिल होइए और अपने नंबर के माध्यम से आप इसकी तैयारी पूर्ण रूप से करिए। कि कितने लोग ऐसे हैं जो टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा जो वीडियोस आपको बना के दिए जा रहे हैं वो आगामी लेखपाल के एग्जाम में भी बेहद महत्वपूर्ण होने जाएगी। और इसके अलावा कोई भी एग्जाम होगा उसमें भी जरूरी आवश्यक होगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि जो टेट, सी टेट और सुपर टेट के बच्चे हैं उनके लिए अलग से कुछ और टॉपिक्स पे भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारी तरफ से, ताकि उनकी पूर्ण तैयारी हो सके। चाहे वो स्पेशल कोई सब्जेक्ट हो या जीएस हो या अन्य किसी भी सब्जेक्ट से कोई सवाल आ रहा है तो उस पर भी हम लोग निःशुल्क आपको ये सारी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप तक जो शिक्षा पहुंच रही है इसको व्यापार का रूप ना दिया जा सके। और ये सारी की सारी चीज़ें जिनके आप हकदार हैं ये आप तक निःशुल्क रूप से पहुंचे और आप पूर्ण रूप से तैयार हों और सफलता अर्जित करें। तो दोस्तों ये नंबर जो व्हाट्सअप नंबर है 7267885743, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने सवाल आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद 8737005918 ये नंबर भी व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिस का नंबर है। इस पर भी आप लोग सेंड कर सकते हैं अपने मैसेजेस और सवाल। और इसके बाद 6307102226 ये नंबर भी है। तो दोस्तों सी टेट, सुपर टेट और के बच्चों से मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें हमें बताएं कि उनको क्या चाहिए, किस तरह की वीडियोस चाहिए। मैं वैसे वीडियो हमारी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो हम इतिहास पर अभी तक चर्चा कर रहे थे। तो चूंकि अभी एग्ज़ाम जैसे ही आपका लॉकडाउन खोला जाएगा वैसे ही लगभग सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगी, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। आपको पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग ने अपनी डेट जारी कर दी है। इसी के साथ लेखपाल की डेट भी जारी हो गई है, उनकी एग्जामिनेशन डेट भी आपको मिल चुकी हैं। तो अब आपके पास सुनहरा मौका है कि घर पे बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं, बस 30 मिनट आप वीडियो देखिए और अपनी तैयारी घर बैठे ही पूर्ण रूप से करिए, ताकि जब मौका मिले तो आप उस मौके को अच्छे तरह से भुना पाएं और अपनी जीत का झंडा वहां गाड़ पाएं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, प्राचीन भारत पे कर रहे थे हम लोग, अब मैं आपको ले चल रहा हूं आधुनिक भारत की तरफ। अब आप सोचेंगे कि आधुनिक भारत क्यों शुरू कर रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में हो, वो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत में मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि कोई चीज मिस हो रही है या छूट रही है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उन चीजों को भी मैं आपको समझाऊंगा, आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। इसके अलावा सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट होते हैं या कोई अन्य सब्जेक्ट होते हैं तो इन पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ये नंबर इसलिए दिया गया है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है अपनी बात शेयर करने में, तो आप ये नंबरों पर आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं आज आपसे बात कर रहा था आधुनिक भारत पे चर्चा करूंगा और यहां पर मैं बताऊंगा कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं, सबसे पहला टॉपिक है ये, यूरोपीय कंपनी भारत आती है। यूरोपीय कंपनी जो भारत आती है, भारत में किस क्रम में आती है? पहला सवाल तो यही पूछेगा कि किस क्रम में भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं। तो पहला तो ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भारत में आते हैं पुर्तगाली, फिर इसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं अंग्रेज और उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। ये आपको अपने दिमाग में सेट कर देना है कि सबसे पहले ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम बताइए। तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो इनको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले जो आते हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आते हैं। इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पीडीएफ
यानी कि ये आप रोज़मर्रा की लाइफ में ये कई बार ये शब्द आप लेते होंगे, तो पीडीएफ तो आपको याद रहेगा, मुझे इतना पूरा भरोसा है। तो अगर आपको पीडीएफ आप याद है, पीडीएफ यानी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है। तो पीडीएफ अगर आपको याद है तो आपका क्रम भी सही होगा। तो मैं आज एक एक करके हम लोग इन पे चर्चा भी करेंगे। तो आज मैं पुर्तगालियों की चर्चा करने वाला हूं। पुर्तगालियों में आपको बता दें कि जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली भारत में एक समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, और वो खोज करता कौन होता? वास्को डी गामा। अब इस समुद्री मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कारण यह है कि उस समय अरबों ने यानी मुस्लिमों ने जो थल मार्ग था यानी कि जो ज़मीनी मार्ग था, इस पर कब्जा कर लिया था। और जब कब्जा कर लिया था तो यूरोपीय जो कंट्रीज़ थी, इनको भारत में व्यापार इस तरफ आने में दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने कहा कोई ऐसा मार्ग ढूंढा जाए जहां से हम व्यापार अपना सुचारू रूप से चला सके। तो इसी क्रम में पुर्तगालीज में एक वास्को डी गामा नाम के व्यक्ति रहते हैं, वो समुद्री मार्ग की खोज कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पुर्तगालियों में जो कंपनी बनती है 1498 में बनती है, जिसका नाम है एस्टाडा डाई इंडीज, जिसका नाम है एस्टाडा डाई इंडीज। इस कंपनी की स्थापना होती है 1498 में। अब ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। कैसी है? प्राइवेट कंपनी। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूं, पढ़ने की कोई तरकीब नहीं होती। पढ़ने के लिए आपको सिर्फ कहानी समझनी होती है। अगर आप रटने लगे तो आप भूल जाएंगे। आप सिर्फ समझिए कि कहानी क्या बोलती है। अगर कहानी याद है तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, आपका टिक अपने आप सही हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आपको सिर्फ कहानी पे ध्यान देना, लोड 1% नहीं लेना अपने दिमाग पे। बिना लोड के आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं अभी आप, ठीक है। तो एस्टाडा डाई इंडीज ये कंपनी बनती है, कब बनती है? 1498 में बनाई जाती है। एक प्राइवेट कंपनी है जैसा कि मैंने बताया। अब ये प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट जो लोग होते हैं, जब कोई संस्था ये कंपनी बनाते हैं तो उनका एक बेसिक पर्पस होता है, उनका एक कॉमन पर्पस होता है कि हमारा क्या पर्पस। अब इनका पर्पस था व्यापार करना। अब व्यापार करें तो कहाँ करें भाई, हमें रास्ता तो पता नहीं है। तो वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति जो था, ये जहाजी था, एक जहाजी था। और ये क्या करता, कुछ लोगों को इकट्ठा करता, कहता चलो हम लोग यात्रा पर चलते हैं और हम एक नए मार्ग की खोज करें कि जहां हम अपना व्यापार कर पाएं। अब मित्रों, ये एक्चुअली निकला था अमेरिका की खोज करने, लेकिन गलती से पहुंच जाता है कहां? भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है। तो 1498 में ये चलता है विक्टर नामक जहाज से। कहां से चलता है? लिस्बन से। लिस्बन से चलता है, लिस्बन से चलता है। और किस जहाज से? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। किससे? विक्टर नामक जहाज से चलता है। ये सवाल भी आपका हो गया। विक्टर नामक जहाज से ये चला। अब ये जैसे ही चला तो 90 दिन ये यात्रा करता है। 90 दिन की यात्रा करके भारत पहुंचता है ये। तो रास्ते में इसकी मुलाकात होती है अब्दुल मनीद। ये नाम आपको याद हो जाने चाहिए। अब्दुल मनीद नाम का एक गुजराती व्यक्ति है, गुजराती व्यापारी है। इससे इनकी मुलाकात होती है। भैया जब ये मिले तो मित्रों यहाँ पे बता दें कि जब कोई व्यक्ति किसी से मिला तो इनकी आपस में डिस्कशन हुई कि भाई कैसे हो, कहाँ से आए हो, ये एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो जब इनका डिस्कशन हुआ तो ये अब्दुल मनीद बताता है कि एक ऐसा स्थान है जहां आप व्यापार कर सकते हो। तो बोलते हैं कौन सी जगह है? तो ये मार्ग बताता है। तो अब्दुल मनीद इनको भारत आने का मार्ग बताता। कहाँ? मॉरीशस में मुलाकात हो रही है अब्दुल मनीद से। कहाँ पे? मॉरीशस में मुलाकात होती है वास्को डी गामा की। किससे? अब्दुल मनीद से, जो गुजराती क्या है, व्यापारी है। तो ये बताता है इनको भारत का मार्ग। तो यहां से ये अपना जहाज बदलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो जहाज मिला इनको, इस जहाज का नाम है साओ ग्रैम्बियल नामक जहाज से ये निकलते हैं। अब ये जब निकलते हैं तो पहुंचते हैं कालीकट। तो ये सवाल भी पूछा जाता है आपसे कि कहाँ पहुँचता है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा? तो पहुँचता है कहाँ? कालीकट में पहुँचता है। ये जैसे ही कालीकट में पहुँचता, अब कालीकट कहाँ है? केरल के मालाबार तट पर। ये भी याद रखिए, ये भी सवाल आपका जीके का बनता है कि कहाँ? केरल के मालाबार तट पर। मालाबार तट पर। अब
केरल के मालाबार। अब कालीकट का जो राजा था इसका नाम है जमोरिन, वेरी इंपॉर्टेंट, जमोरिन जो राजा है ये मिलता है इनसे, और जब मिलता है तो इनका बहुत आदर सत्कार करता है, जैसे कि भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव, तो उसी जोश खरोश के साथ ये इनका स्वागत करता है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय समुंदर में किसका राज था? इस समय समुंदर में अरबियों का राज था, अरबियों का। तो यानी अरबी कौन थे? आप सभी ने मूवीज देखी होंगी जिसका नाम है पायरेट ऑफ कैरिबियंस, जो क्या करते हैं, समुद्री डकैतों के ऊपर बनाई गई मूवी है, उसकी थीम यही है। तो आप समझ गए होंगे लुटेरे क्या काम करते हैं। ये क्या करते थे? अरबी मुस्लिम ये समुद्र पे अपना शासन किए हुए थे, कोई भी जहाज आता था इनको लूट लेते थे। तो कुछ इनके लोग कुछ समूह में कहां पर थे? कालीकट के तट पर भी थे, कुछ लोग कालीकट के तट पर भी थे। तो ये क्या करते हैं? ये पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा का विरोध करते हैं। कौन करता है विरोध? ये सवाल पूछा जाता है। अरबी लोग किसका विरोध करते हैं? किसका विरोध करते हैं? पुर्तगालियों का। अब जब पुर्तगालियों का विरोध हुआ, क्योंकि इस समय क्या था, मैंने आपको फिर से बताया कि यहां पर किसका शासन था? समुद्र में शासन था अरबियों का। ठीक, तो ये यहां तक की बात हो गई। अब ये जब आए तो पुर्तगाली जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा का जब आदर सत्कार किया जाता है, तो जब आदर सत्कार किया जाता है, तो आदर सत्कार जब ये कर रहे होते हैं तो उसी समय ये पूछता है, खाना जब भोजन करने बैठते हैं तो जैसे ही ये खाना खाने लगते हैं तो खाना खाते हुए इनको बड़ा स्वादिष्ट लगता है भोजन। तो भोजन करते हैं तो बोले, भाई राजा साहब आपने इसमें क्या ऐसा मिला दिया जो कि इतना स्वादिष्ट भोजन लग रहा है? चूंकि इन लोगों ने मसालों का स्वाद तो चखा नहीं था पहले कभी। तो जब मसालों का स्वाद, काली मिर्च, बोले मैंने यहाँ पे अपने यहाँ के मसालों का मिश्रण किया है। बोले कौन से मसाले? हम देखना चाहते हैं, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है। तो साहब इनने अपने सारे मसाले उनको दिखाए, काली मिर्च दिखाई, और भी कई मसाले थे, जड़ी बूटियाँ दिखाई। आपको पता होना चाहिए कि देश में जितनी भी हम लोग मसाले यूज करते हैं किसी न किसी औषधि गुणों से वो परिपूर्ण रहते हैं। तो जब ये देखे तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत स्वादिष्ट भोजन है। तो ये क्या करते हैं तुरंत, क्योंकि व्यापारी है तो व्यापारियों के दिमाग में तो एक ही चीज़ चलेगी, मुनाफा और व्यापार। तो ये क्या करता है, ये जमोरिन से अनुरोध करता है कि क्या साहब आप हमको अपनी कुछ जड़ी बूटियाँ और क्या हमको थोड़ा सा मसाला देंगे? तो बिल्कुल ले जाइए साहब। तो इनने क्या किया, जड़ी बूटियाँ और मसाले, जड़ी बूटियाँ व मसाले लेकर के ये वापस जाते हैं अपने देश पुर्तगाल, और वहाँ पर ये 60 गुना फ़ायदा पाते हैं। सोचिए 60 गुना फ़ायदा, प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 60 गुना। अब भाई जब 60 गुना प्रॉफिट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति क्या हो जाएगा? ललचायित हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा कि भाई इतना फ़ायदा इस व्यापार में, तो सीधी सी बात है और लोग भी जुड़ेंगे। अब इसी समय एक सवाल और बताने जा रहा हूँ, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि वास्को डी गामा के बाद एक और पुर्तगाली आता है 1500 में। 1500 ईस्वी में एक और पुर्तगाली आता है जिसका नाम है पेट्रो अल्बारेज। ये भी आता है भारत 1500 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपका। पेट्रो अल्बारेज आता है भारत, और कौन भेजता है पेट्रो अल्बारेज को? यहाँ का राजा कौन था? मैनुअल नाम का राजा था। मैनुअल राजा भेजता है इनको, पेट्रो अल्बारेज को, और कहता है कि जाके देख के आओ कि क्या स्थिति है कि जब ये वास्को डी गामा महोदय 60 गुना फायदा करते हैं तो क्या वहाँ व्यापार करने की कंडीशंस हैं? तो और क्या क्या व्यापार किए जा सकते हैं? अपनी रिपोर्ट हमको दो। राजा साहब ने भेजा, और जैसे ही राजा साहब भेजते हैं और ये आता है यहाँ पर, जांच करता है, देखता है, यहाँ का माहौल चेक करता है, इसको लगता है, और इन दोनों की रिपोर्ट पहुँचती है मैनुअल के पास। किसकी? पेट्रो अल्बारेज की और वास्को डी गामा की। और वास्को डी गामा और पेट्रो अल्बारेज दोनों की रिपोर्ट पहुंचती है किसके पास? मैनुअल के पास मित्रों। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैनुअल को पता चलता है
कि दोनों की रिपोर्ट पढ़ता है, तो अब इस रिपोर्ट्स में दोनों क्या बोलते हैं ये भी जान लें। वास्को डी गामा अपनी रिपोर्ट में मैनुअल से कहते हैं कि आप यहाँ पर व्यापार करिए, लेकिन काहे का करिए, आप यहाँ पर मसालों का व्यापार करिए। और पेड्रो अल्वारेज कहता है कि आप यहाँ पे पूर्व के देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, कई चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वास्को डी गामा समझाता है कि आपको मसालों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ही मैनुअल के पास पहुँचती है ये दोनों रिपोर्ट, अब डिसीजन किसको लेना है, मैनुअल को। मैनुअल डिसीजन लेने की कंडीशन में आता है, उसको वहाँ की तात्कालिक परिस्थितियाँ भी पता है कि इस समय समुद्र में कौन है, लुटेरे हैं, अरबी हैं, वेनिस हैं। पुर्तगालियों का एक्चुअली पुर्तगालियों के दो उद्देश्य थे, यहाँ उद्देश्य भी आपको क्लियर कर दूँ। पुर्तगालियों के दो उद्देश्य थे। पहला तो व्यापार की जो मोनोपोली बनी हुई थी, यानी कि समुद्र में जो डकैत बने हुए थे, अरबी या वेनिसर्स, जो वेनिस के लोग थे, इन लोगों ने जो समुद्र में अपना आतंक मचा रखा था, इनके आतंक को समाप्त करना। और दूसरा इनका काम था अपने धर्म का प्रचार करना, यानी कि ईसाई धर्म को प्रसारित करना। दो काम इनके मुख्य थे। तो ये मैनुअल कहता, बोले ठीक, हमने आपको इजाज़त दी किसकी, व्यापार करने की। व्यापार आप करिए, व्यापार करिए, लेकिन साल में एक बार करिए भैया, हम इतनी जन हानि और धन हानि नहीं होने दे सकते, क्योंकि राजा का कर्तव्य है। तो ये क्या करता, व्यापार करिए, साल में एक बार करिए, वो भी आप हथियारों के साथ करेंगे। क्यों हथियारों के साथ करेंगे, क्योंकि लुटेरे आपको मार देंगे, इसलिए आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार ले जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि कौन से ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने तलवार की दम पे क्या किया, व्यापार किया, या हथियारों की दम पे व्यापार किया। तो आपका सीधा आंसर होगा पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, तलवार की दम पे या हथियारों की दम पे व्यापार किया। ठीक, तो यहां पर जब ये व्यापार करने की बात सोच ही लेते हैं, तो सबसे पहले ये लोग अपनी एक व्यापारिक कोठी खोलते हैं। कोठी कहां खोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोचीन में। कोचीन में खोलते हैं, कोचीन में ये पहली कोठी खोलते हैं। और कब खोलते हैं, 1503 में। 1503 में कोचीन में ये पहली फैक्ट्री ये खोल लेते हैं, 1503 में। तो यहाँ पर अगली बात यहाँ पर बता, कोचीन में ये फैक्ट्री खुल गई। फैक्ट्री खुलने के बाद जब ये फैक्ट्री खुल चुकी होती है, इनका व्यापार शुरू हो जाता है। अब जब व्यापार करेंगे तो भैया यहाँ पर हमको क्या चाहिए होगा, हमको कुछ और भी तो चीज़ें चाहिए। हमको यहाँ पर रेगुलेशन भी तो बनाने हैं, क्योंकि जब व्यापार करेंगे तो एक ऐसा स्थान भी तो हमको चाहिए जहाँ हम रेगुलेशन बना सकें अपनी। तो रेगुलेशन बनाने के लिए ये क्या करता है, कोचीन में ही पहली बार भारत में भेजा जाता है 1505 में एक गवर्नर। 1505 में गवर्नर भेजा जाता है। 1505 में गवर्नर भेजा जाता है। इस प्रकार भारत में पहला जो पुर्तगाली गवर्नर आया 1505 में आया, कौन आया, अल्मीड़ा। ये क्वेश्चन आपका एक सवाल बन गया है यहाँ पे कि कौन गवर्नर आया, पहला गवर्नर 1505 में अल्मीड़ा आता है। अब अल्मीड़ा से जो सवाल आपके बनेंगे वो क्या बनने वाले हैं, देखिए, अल्मीड़ा जब आया तो इसने व्यापार की नीति बदली और भारत में क्या किया, भारत में शांति की नीति अपनाई। शांति की नीति बोला, यानी कि शांति की नीति क्या होती है, भारत की जो शांति की नीति थी, शांति की नीति, इसको हम एक तरह से ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ये थी क्या, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, इस पॉलिसी के तहत अल्मीड़ा ने कहा कि जो हमारा सैन्य बल है, इस सैन्य बल को क्या करना चाहिए, हमको जमीन से हटाना चाहिए। अधिक से अधिक हमको जो अपना बल है वो कहाँ लगाना चाहिए, समुद्र में लगाना चाहिए, जल में लगाना चाहिए, क्योंकि शांति स्थापित करने के लिए कभी कभी शक्ति का सहारा भी लेना नितांत जरूरी है। और यही वजह है कि शांति की नीति को किसने शुरू कर दिया, अल्मीड़ा ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्मीड़ा क्या करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करता है। अधिक से अधिक सैन्य बल कहाँ पे लगाता है, ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में
कहाँ पे लगा देता है, ये जल में लगाता है, ठीक है, यानी कि समुद्र में। अब समुद्र में इनका अधिकार होने वाला है। अधिकार कैसे होगा? 1508 में अल्मीड़ा अरब वासियों को हराता है। जितने भी अरबी थे, वेनिस के व्यापारी थे, इनको हराता है और इस प्रकार ये क्या करता है, जल में शांति स्थापित कर देता है। लेकिन ये शांति बहुत दिन तक नहीं चली। यही अरबवासी क्या करते हैं, एक संगठन बनाते, छोटे छोटे लोगों का, जो विद्रोही होते हैं, इनका एक संगठन बनाते हैं, जो लालची प्रवृत्ति के लोग थे, और क्या करते हैं, 1508 में ही अल्मीड़ा को हरा देते हैं। इस हार का जो इसके अंदर ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है, और ये चला जाता है, 1509 में वापस चला जाता है। अब यहाँ का सिस्टम क्या हो गया, इसका सिस्टम भारत का गड़बड़ हो गया तो नेक्स्ट गवर्नर की जरूरत पड़ी। तो नेक्स्ट 1509 में आता है। 1509 में कौन आता है, अल्बुकर्क। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें समझ लो। अगर आपकी समझ में आ गया, कहानी याद हो गई, तो ये जान लेना आपका 90% कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ा होगा। आप दूसरे को समझा ले जाओगे और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको ये चीज़ें याद आएंगी। मात्र 30 मिनट में आप इन चीज़ों को बार बार देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, याद हो जाएगा, इतना मेरा दावा है। अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क एक महान बुद्धि का व्यक्ति है, इसके पास महान बुद्धि है, बहुत बड़ी बुद्धि है, कहते ना। तो अल्बुकर्क कौन था, एक शिक्षक था पेशे से, शिक्षक, और शिक्षक प्लस योद्धा, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन, योद्धा और शिक्षक, खतरनाक कॉम्बिनेशन बन गया। और जो ये काम करता है भारत में पुर्तगालियों की ओर से, वो एक इतिहास लिख देते हैं, वो एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। और कौन लिखता है, ये अल्बुकर्क। ये शिक्षक है तो इसलिए इसका दिमाग भी चल रहा है। तुरंत ही ये भारत के एक शक्तिशाली राजा, जिसका नाम है कृष्णदेव राय, सबने नाम सुना होगा इनका। विजयनगर साम्राज्य के राजा हैं। जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय से ये मित्रता करता है, सबसे पहले मित्रता करता है। मित्रता का ये क्या करता है, हाथ बढ़ाता है। कृष्णदेव राय भी इनसे मित्रता कर लेते हैं और कृष्णदेव राय की सेना के साथ, इसके सहयोग के वजह से ये क्या करते हैं, 1510 में क्या करते हैं, अरबियों के ऊपर हमला कर देता है। कौन कर देता है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अरबियों पर इतना भयंकर हमला करता है कि ये अरबी अपने जान बचाने के लिए भागते हैं, इनकी जान के लाले पड़ जा रहे हैं। और इसी समय जितने इनके जहाज थे, सारे जहाज़ों को डुबा देता है। और 1510 में पुर्तगाल क्या बन जाता है, समुद्र का स्वामी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्र का स्वामी पुर्तगाल कब बनता है, समुद्र का स्वामी 1510 में। दूसरी तरफ 1510 में दूसरा काम करता है। दूसरा काम ये करता कि आदिल यूसुफ से ये क्या करता है, गोवा को छीन लेता है। 1510 में आदिल यूसुफ से ये गोवा छीन लेता है। आदिल यूसुफ से गोवा छीनता है, गोवा छीनता है। अब यहाँ पर बता दूं कि 1510 में मैंने बताया कि समुद्र का स्वामी भी बन गए, लेकिन पुर्तगाली ज़्यादा दिन समुद्र का स्वामी नहीं बन पाए। आगे आएगा टॉपिक, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 1588 आते आते पुर्तगालियों से अंग्रेज क्या करते हैं, इस समुद्र का क्या करते हैं, आधिपत्य छीन लेते हैं। और समुद्र का स्वामी कौन बन जाता है, समुद्र का स्वामी बन जाता है कौन, अंग्रेज। यानी ब्रिटिशर्स जो है क्या बन जाते हैं, समुद्र के स्वामी बन जाते हैं। 1510 में गोवा को छीनता है और यही गोवा 1529 में पुर्तगालियों की राजधानी बनाई जाती है।
पुर्तगालियों की राजधानी बनती है 1529 में। अभी अगला जो गवर्नर आएगा वो चेंज करेगा 1529 में। तो 1529 में क्या बनती है, ये पुर्तगालियों की राजधानी बनती है, और जिसको आपको पता होना चाहिए 1961 में भारत में मिलाया जाता है ऑपरेशन विजय के द्वारा। किस ऑपरेशन से मिलती है गोवा? ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में गोवा को भारत में मिलाया जाता है वापस। गोवा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया एक तैयार। ठीक, तो यहां पर मैंने बात कर ली आपसे, समुद्र का स्वामी हो गया। 1510 में गोवा छीन लेते हैं, 1529 में क्या हो जाता है, गोवा को ये अपनी राजधानी बना देते हैं। यहीं पर एक और सवाल पूछा जाता है कृष्णदेव राय से रिलेटेड एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है कि कृष्णदेव राय के असहमति से यही अलबुकर्क क्या करता है, भटकल ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अलबुकर्क कहां पर किले का निर्माण करवाता है कृष्णदेव राय के सहयोग से या इसकी इजाजत से? तो आपका आंसर होगा भटकल में एक दुर्ग का निर्माण करता है, निर्माण करता है। अब मैंने कहा कि ये शिक्षक भी था, एक जानदार योद्धा भी था। इन दोनों खूबियों के साथ अलबुकर्क भारत पर अब पुर्तगाल का वर्चस्व बनाने जा रहा है। पुर्तगाल का वर्चस्व कैसे बनाएगा ये? क्योंकि इसकी सोच थी भारत में ही एक नया पुर्तगाल बनाने की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसने कोशिश की भारत में पुर्तगाल बनाने की? तो आपका सीधा आंसर होगा मित्रों, फ्रेंड्स, इसमें सीधा आंसर आपका क्या होगा, अलबुकर्क। ठीक है, तो मैंने यहां बताया कि भारत में कौन बनाना की कोशिश करता है? भारत में पुर्तगाल। ये कहता है कि क्यों ना हम भारत में एक नया पुर्तगाल बना दें। तो उसके लिए अलबुकर्क कुछ नीतियां चलाता है। कौन कौन सी नीतियां चला रहा है? 2 नीतियां चलाता है। पहली नीति के तहत ये क्या करता है, यहां से क्वेश्चन अराइज होने वाला है आपका, और ये सवाल पूछता भी है, वह कौन सा गवर्नर था पुर्तगाली जिसने भारतीय महिलाओं का विवाह पुर्तगालियों से कराना शुरू किया? आंसर होगा अलबुकर्क। यानी इसने क्या किया कि अलबुकर्क ने एक नई योजना बनाई, उसके तहत इसने क्या किया कि जो भारतीय स्त्रियां थीं, भारतीय महिलाएं थीं, उनका विवाह किससे किया? पुर्तगाली। और पुर्तगाली कौन? जो निम्न वर्ग के थे, जो सेवा कर रहे थे, मजदूर थे या छोटे छोटे वर्गों के लोग थे, उनके साथ इनका विवाह करा। अब विवाह कराने के पीछे कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था, भैया विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी वो किसका साथ देगी? बेटा किसका साथ देगा? बेटा बाप का साथ देगा। और इस प्रकार भारत में एक नया पुर्तगाल बन जाएगा। कुछ भी होगा, हमारी संतानें तो यहां, हमारी संतति तो यहां पर जीवित रहेगी और भारत में हम एक नया पुर्तगाल बना ले जाएंगे। दूसरी कंडीशन, दूसरा इसने क्या किया, ईसाई यानी मिशनरी शिक्षा, सेकंड काम किया। पहला तो स्त्रियों से विवाह करवाया, इसने स्त्रियों से विवाह प्रारंभ कराया, और दूसरा इसने काम किया मिशनरी शिक्षा का विकास, मिशनरी शिक्षा का विकास किया, ताकि जो बच्चे पैदा हुए, अब आप भाई बाल मन होता है, बाल मन होता है, इसको समझिए, बाल मन है, बाल मन में पूछते हैं, कई सवाल आते हैं। अब बच्चा है छोटा सा, एक ही घर में माता पिता हैं, माता जी शंकर जी को पूज रही हैं और पिताजी कर रहे हैं ईसा मसीह की पूजा। तो बच्चा पूछेगा जरूर कि भाई ये आप कौन सी पूजा कर रहे हैं, तो बताना पड़ा। तो इसने मिशनरी शिक्षा देना शुरू कर दी। मिशनरी शिक्षा में बताया इसने कि भाई ये हमारे देवता, इनकी शिक्षा इनकी पूजा करने का, इबादत करने का ये भी एक तरीका होता है। उनको हमने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, यानी पुर्तगालियों ने भारतीयों कन्वर्जन शुरू कर दिया इस समय। ठीक, तो यहां पर भी एक सवाल बन गया आपका, अलबुकर्क ने भारतीय महिलाओं का विवाह किससे शुरू करवाया? किससे? पुर्तगालियों से। दूसरा, भारत में मिशनरी शिक्षा का विकास किसने शुरू किया? आपने। इसका भी आंसर होगा क्या? इसका भी आंसर होगा आपका अलबुकर्क। ठीक, अब यहां पर अगली चीज, 1515 में क्या होता है?
अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होती है और अल्बुकर्क की मृत्यु होती है और इसको कहाँ दफना दिया जाता है? गोवा में। तो आपसे जो क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ पर कि जो कौन सा फ्रांसीसी गवर्नर है जिसकी कब्र गोवा में है, तो आपका आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की जो मज़ार है या जो इसकी कब्र है वो कहाँ पर है? गोवा में है। और इसकी मृत्यु कब होती है? 1515। वापस आते हैं हम वास्को डी गामा की तरफ। वास्को डी गामा गया यहाँ से, लेकिन 1524 में ये भारत फिर आता है। 1524 में ये भारत फिर आता है और 1524 में जब ये भारत आता है तो यहीं पर ये मर जाता है, कोचीन में। तो 1524 में वास्को डी गामा कहाँ मरता है? कोचीन में। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा की कब्र कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा कोचीन में। और दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ से कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया? आंसर होगा आपका 1524 में। 1524 में कोचीन में कब्र है। इसके बाद इसकी बाद में इसी कब्र से इसकी डेड बॉडी को निकाल करके कहाँ दफना दिया गया? लिस्बन, जहां से ये आया था, लिस्बन में दफना दिया गया। तो ये क्लियर हो गया आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां के बाद जो तीसरा गवर्नर आया, जो तीसरा गवर्नर आता है भारत, उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। एक मिनट इसको सही से कर दूं। जो तीसरा गवर्नर, अब देखिए यहां पर कंडीशन चेंज कितने आसानी से हो रही है और कितने जल्दी जल्दी भारत का परिवेश बदलते चले जा रहे हैं पुर्तगाली अपने हिसाब से। ठीक, तो यहां पर जो अगला गवर्नर आता है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये आता है भारत 1515 में। 1515 में नीनो डी कुन्हा भारत आ गया। और जैसे ये भारत आता है, जैसे ये भारत आता है, कोचीन से पुर्तगाल की राजधानी कहाँ बदल देता है? गोवा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ कि कौन जो है राजधानी परिवर्तित करता है, तो आपका आंसर होगा नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये क्या करता है? पुर्तगाल की जो भारत में इनकी राजधानी इसको चेंज कर देता है। इसके बाद सेकंड कंडीशन, इस समय तक व्यापार करने की जो नीति थी, पुर्तगाली थोड़े शक्तिशाली हो गए थे। देखिए किसी भी राज्य पर या किसी भी देश में आपको अपना आधिपत्य जमाना है या अपनी ताकत दिखानी है तो सीधी सी बात वहां पर आप अपने जो है वंश को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो इसकी तो शुरुआत हो चुकी थी अल्बुकर्क के समय में, और यहाँ पर कुछ और आगे एक कदम आ गया और यहाँ तक ये लोग इतने शक्तिशाली हो गए कि इन्होंने भारत में क्या कर दिया? कार्ड सिस्टम शुरू कर दिया। कार्ड सिस्टम, कार्ड सिस्टम, कार्ड सिस्टम, कार्ड सिस्टम यानी कि पास सिस्टम। इवन अकबर तक को व्यापार करने के लिए अब ये स्थिति हो चुकी थी कि अकबर जैसे बादशाह को भी व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से कार्ड्स लेना पड़ता था। कार्ड्स लेते थे तब जाकर के व्यापार कर पाते थे इनके क्षेत्रों में। अब यहाँ पर इन लोगों ने और एक कदम आगे काम किया। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया? इसने इसी के समय में जो है सेंट जेवियर संत आते हैं भारत, सेंट जेवियर चर्च आते हैं। एक संत है सेंट जेवियर, इनका नाम आप याद कर लें क्योंकि यहीं से सवाल आपका पूछेगा। सेंट जेवियर जो संत हैं ईसाई धर्म के, ये भारत आते हैं। अब पिछले जगह मैंने बताया कि अल्बुकर्क ने क्या किया? भारत में पुर्तगाल बनाना शुरू किया। लेकिन अगर आपसे इस क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा पहला पुर्तगाली था जिसने भारतीयों का बड़ी मात्रा में धर्मांतरण कराया, तो आंसर होगा नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। और इसी वजह से सेंट जेवियर जो संत आते हैं, इन्हीं की याद में भारत में पहला कैथोलिक चर्च खुलता है। कब खुलता है?
1545 में 1545 में 1545 में भारत में पहला कैथोलिक चर्च गोवा में खोला जाता है, जिसका नाम है सेंट जेवियर चर्च। और इसी चर्च के माध्यम से पुर्तगाली यानी नीनो डी कुन्हा भारतीयों का बड़ी मात्रा में क्या करवा देता है, धर्म परिवर्तन शुरू करवा देता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको बताया कि पहला अल्बुकर्क क्या करता है। अल्बुकर्क का काम था कि भारत में पुर्तगाल बनाना, और नीनो डी कुन्हा का क्या काम था, इनका बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन कराना। तो धर्म परिवर्तन का अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपका आंसर होगा नीनो डी कुन्हा। और भारत में पहली चर्च जो खुलती है कैथोलिक चर्च, वो गोवा में खोली जाती है 1545 में, जिस चर्च का नाम है सेंट जेवियर चर्च। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। जब चर्च खुल गया तो यहीं पर इसने धर्म न्यायालयों की व्यवस्था कराई। धर्म न्यायालय, तो भारत में धर्म न्यायालय कौन खोलता है, नीनो डी कुन्हा। भारत में धर्म न्यायालय कौन खोलता है, नीनो डी कुन्हा। अब धर्म न्यायालय खोलने के पीछे कारण क्या था, सिर्फ इतना कारण था कि जो लोग धर्म से रिलेटेड कोई अपराध करते हैं या विद्रोह करते हैं तो उनको धार्मिक रूप से किस प्रकार सजा दी जाए। तो इसलिए धर्म न्यायालय। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में धर्म न्यायालय कौन स्थापित करवाता है, तो आपका आंसर होगा नीनो डी कुन्हा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, यही नीनो डी कुन्हा है जो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस खुलवाता है। प्रिंटिंग, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन खुलवाता है, पुर्तगाली। और इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपका आंसर होगा गुटेनबर्ग। तो भारत में ऐसा नहीं है कि पुर्तगालियों ने कुछ दिया नहीं, भारत को कुछ नई चीज़ों से हमें परिचित भी कराया, हमें परिचय कराया, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस से। तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम है गुटेनबर्ग प्रेस, और ये पुर्तगालियों द्वारा खोली गई पहली प्रेस थी भारत में। और इससे आपको बता दूं यहाँ पर कि इसी प्रिंटिंग प्रेस से भारत नहीं पूरे विश्व की पहली लैटिन ग्रामर की किताब छापी गई। तो विश्व की प्रथम लैटिन ग्रामर की किताब कहां से छपी, पब्लिश हुई, इसी प्रेस से, गुटेनबर्ग प्रेस से। और भारतीयों से इन्होंने क्या किया, इनने यहां पर जो चीजें इन्होंने छापी या जिन चीजों का अनुवाद किया इस प्रेस से, वह थी 2 किताबें पूछता है, बाइबल और सेकंड आयुर्वेद। बाइबल और आयुर्वेद ग्रंथों का इन्होंने क्या किया, इसी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से क्या किया, अनुवाद कराया। तो आपके ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्या आपसे पूछेगा, देखिए ये तो पुर्तगाली। अब पुर्तगाली भारत से क्यों गए, देखिए चूंकि पुर्तगालियों का मेन ऑब्जेक्ट जो था वो था व्यापार करना, मुनाफा कमाना। इसी समय 1560 में पुर्तगाली एक नए देश को खोज लेते हैं 1560 में, जिसका नाम है ब्राज़ील। सभी लोग जानते होंगे इस देश को, ब्राज़ील की खोज कर लेते, क्योंकि भाई इनका तो काम ही था नई नई जगहों को खोजना, व्यापार करना, इनकी आजीविका इसी से चल रही थी। वो तो भारत में ये लोग बस जाते हैं क्योंकि इनको भारत में मोनोपोली मिल जाती है, समुद्र के स्वामी बन जाते हैं, यही वजह थी। अब पुर्तगाली 1560 में ब्राज़ील खोज लेते हैं। अब ब्राज़ील चूंकि पुर्तगाल से व्यापार, भारत से एक तो इसका क्षेत्र बड़ा था, भौगोलिक क्षेत्र इसका बड़ा था, दूसरा मसालों के उत्पादन में भी ये आगे था। तो इनने कहा कि क्यों ना हम यहीं ब्राज़ील से ही व्यापार करना शुरू कर दें। तो इनकी दिलचस्पी धीमे धीमे भारत से समाप्त होती गई और इस प्रकार पुर्तगाली धीमे धीमे वापस चले गए। अब लेकिन गए तो वापस भी आए। क्यों आए, क्योंकि इनकी जो संतानें थी वो तो यहीं थी। ये बार बार वापस भी आए, अपने बच्चों से मिले, धीमे धीमे अपना यहाँ से सामान सेटअप हटाते गए। पुर्तगाली जब आए हमारे यहाँ तो इन्होंने हमें कई चीज़ों से और परिचित कराया जो भोजन में हम लोग शामिल करते हैं। पहला आलू से परिचित हमें किसने कराया, पुर्तगालियों ने। दूसरा है टमाटर, आलू टमाटर, मक्का
ठीक, इसके बाद काजू, काजू, बादाम, लीची, संतरा, अनानास, इन फलों से और इन चीज़ों से हमें किसने परिचित कराया मित्रों? पुर्तगालियों ने हमें स्वाद चखाया। इसके अलावा एक फल और आप लोग खाते हैं जिसका नाम है शकरकंद। शकरकंद, शकरकंद से भी हमें परिचित कराया पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हमें भारतीयों को आम की 2 नई नस्लें प्रदान की। पुर्तगालियों ने ही हमें आम की 2 नस्लें प्रदान की, जिनका नाम है, पहले का तो आप लोग जानते होंगे, अल्फांसो आम, नाम खूब सुना होगा। सबसे फेमस आम है, सबसे स्वादिष्ट आम होता है अल्फांसो। तो अल्फांसो आम से परिचय कौन कराता है? हमारा पुर्तगाली। दूसरा है जवानी परेरा, जवानी परेरा, जवानी परेरा। इसको आवर लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आवर लेडी, आवर लेडी। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने आज पुर्तगालियों के बारे में बताया। अगली वीडियो में आपसे आगे चर्चा करेंगे और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जरूर बताइएगा कि ये आपको सेशन कैसा लगा और अपने कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर जुड़ें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और जितना ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी उतने ही बेहतर कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर, धन्यवाद।